Hello everyone, welcome to GB Foundation in rapid revision batch of Union batch. Today we are going to discuss here chapter number 8 and the name of the chapter is Force and Laws of Motion. कल की क्लास में जो डिस्कस किया था एक बार ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट उसको शॉर्ट रिवीजन में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको यहाँ डिस्कस किया था फोर्स क्या होता है, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं फोर्स। फिर हमने बात की थी लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स के अकॉर्डिंग कितने हमने पढ़ने हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स, तो आपको मैंने बोला था पहले जो चैप्टर था मोशन उसमें हमने ये डिस्कस किया था मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ये कोई मतलब नहीं है कि उसके रिलेटेड क्या कॉजेज है जिसकी वजह से मोशन हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मोशन एज वेल एज द कॉज ऑफ द मोशन, वो दोनों हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसी की वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन मीन्स ये जो मोशन हुआ है उसमें क्या लॉज गवर्न हो रहे हैं, ठीक है, क्या रूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं डियर स्टूडेंट। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था फोर्स के बाद कितने टाइप के फोर्स होते हैं, 2 टाइप के, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, रेस्ट कंडीशन में, अगर ऑब्जेक्ट इसमें आ जाए, मोशन में आ जाए या मूविंग कंडीशन में आ जाए तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। फिर आपको ये डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर दी थी, नेट फोर्स का एक एग्जाम्पल भी आपने सॉल्व किया था और बैलेंस फोर्स को भी आपको मैंने समझा दिया था एज वेल एज अनबैलेंस फोर्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन को देने वाले कौन थे, न्यूटन। कौन थे डियर स्टूडेंट, न्यूटन। 3 लॉज दिए थे हमने, पहला लॉ कल डिस्कस किया था जिसका नाम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। इनर्शिया क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है, जिस स्टेट्स में है, उसमें ही वो क्या करता है, रहना चाहता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उसी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया। क्या कहलाती है, इनर्शिया। जैसे मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो किस में रहना चाहता है, मोशन में। कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में वो किस में रहना चाहता है, डायरेक्शन में। इसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया। क्या कहेंगे, इनर्शिया। तो याद रखिएगा इस डायग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग को भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था और ये भी बता दिया था कि फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास। कुछ एग्जाम्पल भी ये थे, हंसी मजाक के साथ आपको मैंने समझाया था कि जिसका भी मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा। यस और नो, इसमें कोई समस्या किसी को, ठीक है। आज कलेक्टर साहब नहीं आए, चलिए खैर आगे बात करते। फिर मैंने आपको मोमेंटम भी डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था मोमेंटम एक तरीके से क्या है, मास इन मोशन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, मास इन मोशन। और मास इन मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मास के साथ, किसी वेलोसिटी के साथ क्या करें, ट्रैवल करें, उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। दैट्स वेरी इजी, ओके। आगे अगर डिस्कस करें तो P इजिकल टू फॉर्मूला क्या है, mv। m का मतलब क्या है, मास, और v का मतलब क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। फिर इनर्शिया, यहां पे ध्यान से समझिएगा, एक बकेट क्या है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ब्लैंक है या कह सकते हैं वैकेंट है डियर स्टूडेंट, और एक बकेट क्या है डियर स्टूडेंट, भरी हुई है। बता इन दोनों में इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, क्यों, आई होप सो यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, यहां से अपने को पता पड़ता है कि जिसका भी मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा। इसके आगे बात करें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसकी बात करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूं मान के चलिए अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से आता है तो आने वाला फिजिक्स में 11th क्लास का चैप्टर भी आपको बहुत इजी लगेगा, 12th का भी इजी लगेगा। लेकिन 11th में है, 12th में कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक फोर्स लगा रहा है अ पर्सन, और वो अपनी तरफ खींच रहा है इस मास को, ठीक है, और इसका मास क्या है, m, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 1, ठीक है, ओके। सेकंड केस में आप देख सकते हो 2 जने आगे, पहला कितना लगा रहा था, F फोर्स लगा रहा था, अब 2 जने कितना मिलकर के लगा रहे हैं, 2F लगा रहे हैं, 2F फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन कितना है, 2a, लेकिन मास उतना ही है, मास में कोई चेंज हमने नहीं किया है। यस और नो। थर्ड केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सेलरेशन हाफ हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया है, हाफ, तो बट ऑब्वियस है फोर्स उतना ही लगा रहा है और मास क्या हो चुका है डियर स्टूडेंट, उतना ही, हाँ डबल हो चुका है, सॉरी कितना हो चुका है, डबल। यस और नो। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, हमने एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो गया, कम, जब मास क्या हो गया, डबल। यस और नो। यहां मास वैसा ही था, फोर्स डबल करती है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, डबल। क्या हो गया, डबल। मतलब मैं
एक चीज समझ पाया किससे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, फोर्स। कौन डिपेंड करता है, फोर्स। ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से, तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मैंने कहा फोर्स F था, तब एक्सेलरेशन क्या लग रहा था, A, और मास क्या था, m। अब फोर्स कितना हो गया, 2F। एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्या मास में कोई चेंज किया हमने, नहीं किया। इसलिए क्या हुआ, जितना फोर्स बढ़ा उतना क्या बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ गया। एंड थर्ड केस में हमने ऑब्जर्व किया फोर्स F ही था, एक्सेलरेशन हाफ हो गया, तो मास कितना रहा, 2m। यस और नो, ठीक है। तीनों केस में समझ में आ गया आपको, कितने बच्चों को समझ में आ गया ये तीनों केस, आपको भी आ गया, बाप रे, बहुत बढ़िया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी बॉडी m मास से मूव कर रही है और उसका वेलोसिटी क्या है, पहले u है, और जैसे हमने उसको खींचा कितना आया, v। v कैसी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। u कैसा वेलोसिटी, u का मतलब, और v का मतलब, ओके। तो ये कहता है तब क्या होगा, फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। फोर्स एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आया है, चेंज, और वेलोसिटी में चेंज आया तो कौन एग्जिस्टेंस में आएगा, एक्सेलरेशन। कौन आएगा डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन। एंड यू नो वेरी वेल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाय टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां तक कोई समस्या किसी को, ठीक है। आगे देखिएगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है, हायर मोमेंटम माइनस लोअर मोमेंटम। तो मोमेंटम बराबर आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, वेरी गुड, क्या बात है, केजी मीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट है, मोमेंटम। किसकी यूनिट है डियर स्टूडेंट, मोमेंटम। तो देखिएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu, और बाई क्या हो जाएगा, t। एंड m कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, v माइनस यू, बाई क्या रह गया, t। एंड यू नो वेरी वेल v माइनस यू बाई टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और यस और नो, तो ये पूरा हटेगा और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। मीन्स आपने मास को थर्ड केस में, याद रखिए थर्ड केस में आपने क्या किया था, बहुत अच्छे से समझिएगा तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आपने F का F रखा, यस और नो, मास को कितना कर दिया था, अरे यस और नो, 2m कर दिया था। फिर एक्सेलरेशन को कितना किया था, ऐसा क्यों किया था, 2 से 2 कैंसिल, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट, क्योंकि F का फॉर्मूला हमेशा कितना रहता है, ma ही रहता है, ठीक है। अरे आया समझ में सभी। सेकंड केस में आपने क्या किया था, फोर्स को डबल दिखाया था। फोर्स डबल कब हो सकता है, तो मास का तो मास रहा, लेकिन एक्सेलरेशन को आपने क्या कर दिया, डबल। तो आप कहेंगे सर 2 ma, तो ma को क्या लिखते हैं आप, F, क्या लिखते हैं, F। तो फोर्स कितना हो गया था वहां, डबल, क्या हो गया था, डबल। बात समझ में आई, कितने बच्चों को समझ में आ गया, तो उस केस के हिसाब से स्टडी हम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इधर, F इजिकल टू क्या लिखा हमने, KMA, क्योंकि प्रोपोर्शनल हट रहा है तो इक्वल के बाद क्या लगता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो K की वैल्यू लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, ma, क्या आएगा, ma। अब थोड़ा मैं डीप अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, उसको समझिएगा। आपने लिखा है, अरे यस और प्रोपोर्शनल जैसे लिखोगे, प्रोपोर्शनल को हटा के लिखोगे तो यहां लिखोगे आप m v माइनस यू डिवाइड बाई क्या करोगे, t। यस और नो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए। अगर मैं कहूं टाइम बढ़ा रहे हो तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। और अगर मैं आपसे ये कहूं वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, ज्यादा, क्या हो रहा है, ज्यादा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब जो रिलेशन फोर्स का है किसके साथ, चेंज इन वेलोसिटी के साथ, वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन टाइम के साथ कैसा है, इनवर्सली। मीन्स आपको कई बार एनसीईआरटी में सर ने सिखाया होगा, कोई भी क्रिकेट का प्लेयर अगर किसी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ क्या करता है, लोअर करता है, नीचे की तरफ ले जाता है। वो चाहे तो कैच यहाँ पे भी कर सकता था, ठीक है। ऐसा क्यों करता है, सो द सिंपल रीजन, सीधी बात है कि वो टाइम बढ़ा रहा है, टाइम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर लोअर हैंड करेगा तो बॉल को आने में क्या लग जाएगा, टाइम।
और टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतना फोर्स क्या होता नजर आएगा, कम, तो उस प्लेयर को हाथ में लगेगा नहीं। ठीक है, अगर वो ऐसे लेगा हो सकता है बॉल उछल के वापस नीचे गिर जाए। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हाथ करते हैं तो वो बॉल नीचे गिर जाती है, और बहुत सारे ऐसे करके कैच करते हैं डियर स्टूडेंट, उनका कभी कैच नीचे ड्रॉप नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे आया समझ में सभी को? तो याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्रिकेट प्लेयर अपने हैंड्स को क्या कर रहा है, लोअर कर रहा है, ठीक है, क्या करने के लिए, टाइम को बढ़ाने के लिए, और टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। अच्छे से समझना, नहीं आए तो पूछ लेना। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? सभी को आ गया? अब देखिए, मैं अगर यहां चेंज कर दूं, मास चेंज हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, m2 v2, और यहां क्या लिखेंगे, m1, और क्या लिखेंगे, v1, और नीचे क्या आ जाएगा, t। इसको देखिए, घबरा मत जाना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये मास अलग है और ये मास भी क्या है, अलग है। इसमें चेंज होता हुआ नजर आए मोमेंटम, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा। मान लो न्यूमेरिकल में आपको m1 अलग दे रखा है, m2 अलग दे रखा है, v1 अलग दे रखा है और v2 अलग दे रखा है, तो याद रखिएगा वहां अगर आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। आगे बात समझ में? और अगर टाइम में भी चेंज आ रहा है तो फॉर्मूला क्या लिख देंगे, t2 माइनस t1। क्या लिख देंगे, t2 माइनस t1, क्योंकि कल की पूरी क्लास न्यूमेरिकल है। ठीक है, आज ये पूरा थ्योरेटिकल समझेंगे, कल की पूरी क्लास में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को उसमें? तो याद रखिएगा, हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी किसका प्रोडक्ट होता है, मास, और किसका होता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की जगह ही हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू बाय टी, किसकी जगह लिखते हैं? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, F इजिकल टू एम ए, और ए को हटा के क्या लिखा जा सकता है, v माइनस यू बाय टी। तब भी फोर्स की यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन ही रहेगी। क्या रहेगी, न्यूटन। एक और याद करवाइए जिसका नाम आप सभी को पता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, हमारे पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, जितने भी प्लेनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। क्या कर रहे हैं, किस फोर्स से कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। किससे कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एक कार जो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम। क्या कह सकते हैं, सिस्टम। एंड ऑल द फोर्सेज विद इन द कार आर इंटरनल फोर्सेज। तो जितने भी यहाँ पे फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, किसमें, कार में। मैंने कहा था कल, टायर अलग फोर्स लगाएगा डियर स्टूडेंट, इंजन अपना अलग करेगा, पावर जनरेट करेगा। ठीक है, अंदर बैठे हुए पर्सन भी क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो याद रखना, इंटरनल फोर्सेज एंड ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द कार फॉर द एनवायरमेंट आर एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक अ फ्रिक्शन। वो सभी के सभी कैसे कंसिडर होंगे, सिस्टम के फोर्सेज में बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, कैसे फोर्स, इंटरनल भी है और कैसे हैं, एक्सटर्नल भी। ठीक है, आगे देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इस बात को समझिए, पूरा ध्यान देना। छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में, मैं और इजी बना के समझा सकता हूं, लेकिन पूरा फोकस आपका यहां होना चाहिए। अब यही हो कि हॉस्पिटलाइज हो गए, वेरी गुड। ठीक है, मैं घबरा गया, कहीं चला तो नहीं गया। द टोटल मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ना तो वो किसी बाहर वाले से इंटरेक्ट करेगा, और ना ही क्या करेगा, अंदर वाला किससे इंटरेक्ट करेगा, बाहर वाले से, और ना बाहर वाला किससे इंटरेक्ट कर पाएगा, अंदर वाले से। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। पता आपको कोविड के टाइम में क्या कर दिया गया था, किया था, नहीं किया था, तो क्या कहते थे, खाना भी कुत्ते की तरह आपको भाई खा लेंगे, यस और नो। लेकिन अब आप बहुत अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, तो उसको एंजॉय करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, जो नेट फोर्स लगेगा सिस्टम में वो कितना होगा, क्या होगा, जीरो। इस बात का बिल्कुल आपको ख्याल रहे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ अगर यूज करें, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर आप फोर्स लगा रहे हैं ए से बी, तो आपको जो रिएक्शन मिलने वाला है वो कहां से मिलने वाला है, बी से ए। अरे यस और नो। तो यहां कहेंगे एफ ए बी इज नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। मीन्स फोर्स जो लगाया ए ने बी के ऊपर, तो बी किसके ऊपर लगाएगा, ए के ऊपर। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को लेते हैं फिर। ठीक है, ध्यान देना, एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। अरे क्या होता है, एम ए। तो यहां एम ए ले लिया मैंने,
और आपको पता है ए, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी एट ए एंड इनिशियल वेलोसिटी एट ए अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। सेम पैटर्न पे यहाँ एम बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बी लगा रहा है किसके ऊपर फोर्स, ए के ऊपर। तो लगाने वाला कौन है, बी। पहले लगा कौन रहा था, किसके ऊपर, और सेकंड केस में कौन लगा रहा है, बी। बेटा खोपड़ा हो तो ढंग से यूज करो। सेकंड केस में बी किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ए के ऊपर। अरे यस और नो? तो यहां हमने क्या लिखा, एम बी। क्या लिख दिया, एम बी। और हमने यह लिखा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट बी डिवाइड बाय टाइम। टाइम से टाइम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे यस और नो? तो हमने एम ए को मल्टीप्लाई किया यू ए के साथ और एम ए को मल्टीप्लाई किया वी ए के साथ। तो ये पूरा माइनस वाला इधर आया, तो जो वेलोसिटी फाइनल थी उसको एक तरफ लिखा और जो वेलोसिटी इनिशियल थी उसको भी हमने एक तरफ मेंशन कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? कोई डाउट किसी को? तो कुछ नहीं किया मैंने, मैं यहाँ समझा भी देता हूँ, किसी को ऐसा नहीं लग जाएगा कि सर ये कैसे हुआ। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने टी से टी क्या हो गया, कैंसिल। तो मैंने कहा एम ए का मल्टीप्लाई किससे किया, वी एस। एम ए का मल्टीप्लाई किससे किया, यू एस से। एम बी का मल्टीप्लाई किससे किया, वी बी से। और एम बी का मल्टीप्लाई किससे किया, यू बी से। ये भी है, ध्यान रखना है ना। अब मैं क्या करूँगा, जो फाइनल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट है उसको एक तरफ लिख लेते। तो हमने क्या किया, एम ए वी ए और प्लस में कौन आ गया, एम बी वी बी। और ये जो था एम बी, अब ध्यान से देखिए इधर, यहां पर और यहां दोनों को ऑब्जर्व करना अच्छे से। ये पॉजिटिव था तो ये वाला इधर आके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसको समझना अच्छे से। नेगेटिव पॉजिटिव का कंपोनेंट का फैक्टर है एम ए वी ए, और यहां क्या लिख दिया इसने, प्लस लिख दिया डियर स्टूडेंट। ठीक है, प्लस वाला सिस्टम तभी पॉसिबल है जब ये इधर आ जाए। ये कौन सा हमारा बी फैक्टर, ये कौन सा वाला है, ए फैक्टर। अब ए वाला फैक्टर इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो यहां क्या लिखेंगे डियर, एम ए वी ए और माइनस का कौन आ जाएगा, एम बी वी बी। और इधर कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, एम ए, और क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, वी ए। तो एम ए वी ए का तो एम ए वी ए है। ठीक है, और साथ में कौन आ जाएगा, इधर क्या लिया हमने, वी बी ले लिया। और इधर क्या है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस वाला क्या होगा, प्लस। तो यहां क्या लिखेंगे बताओ, एम ए यू ए, और माइनस का क्या आ जाएगा, एम बी यू बी आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब सर यहाँ एक मिस्टेक है, बिल्कुल मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, समझो अच्छे से कि ये रियल इक्वेशन क्या है। एम ए के साथ कौन है, यू ए, इट्स ओके। तो ये कहां चला जाएगा, उस तरफ। तो यहां क्या आना चाहिए था, एम बी। और यस और नो? और एम बी के साथ कौन आएगा, ये कौन आएगा डियर स्टूडेंट, वी बी। गलती समझ में आ रही है क्या हुई है? ध्यान रखना, एम ए के साथ, यहां देखिए एम ए के साथ कौन था, वी ए और यू ए। तो यहां एम ए यू ए है, तो ये एम बी के साथ कौन आएगा, अरे बोलो, यू बी आएगा, वी बी आएगा, वी बी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अगर इसको सॉल्व करूं आपके सामने, एम ए वी ए, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा, एम बी, और यहां क्या लिखोगे आप, यू बी। अरे यस और यहां सॉल्व करेगा एम ए यू ए, तो प्लस का क्या आएगा, एम बी, और क्या आ जाएगा, वी बी। तो ये आ गई हमारी। एम ए के साथ कौन है यहाँ पर, वी ए। तो यहां चेंज क्या करेंगे, एम ए, ये रहा, एम ए के साथ कौन है, वी ए, उसके साथ कौन है, एम बी, और एम बी के साथ कौन आ जाएगा, यू बी। कौन आ जाएगा, यू बी। फिर यहां देखो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, एम ए के साथ कौन है यहाँ पर, यू ए। तो एम बी के साथ कौन आ जाएगा, आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? ठीक, आंख मिच के भरोसा नहीं करना है, जहां मिस्टेक्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि बच्चे क्या कर देते हैं कि ठीक है जो लिखा वो सही है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे बताइए, हमने जो शुरू किया था उसमें क्या लिखा था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सीधी बात है, एम ए का मल्टीप्लाई वी ए के साथ भी और एम ए का मल्टीप्लाई यू ए के साथ भी है। अरे यस और नो? तो जब हमने यहाँ एम ए के साथ यू ए लिखा है, बट ऑब्वियस एम बी के साथ कौन आएगा, वी बी आएगा। यहां एम ए के साथ कौन आ जाएगा, वी ए, और यहां एम बी के साथ कौन आ जाएगा, यू बी। इस बात का जरूर याद रखना। यहां तक कोई समस्या किसी को, ये समझ में आ गया सभी को? अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ देना, ये पूरा सॉल्व किया, दिस इज फाइनल। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि मोमेंटम, मोमेंटम क्या पढ़ा हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब ये है
ये क्या था? इनिशियल वेलोसिटी फॉर बॉडी बी, और ये क्या था? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, दोनों का सम। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। दोनों कैसा है डियर स्टूडेंट? हैं? जब इक्वेशन में न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में आपको दे रखा होगा एम ए दे रखा होगा, एम बी दे रखा होगा, यू ए दे रखा होगा और वी ए दे रखा होगा, यू बी दे रखा और पूछेगा वी बी निकालो, तब ये इक्वेशन आपको यूज में आएगा। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? है एक क्वेश्चन नीचे, डोंट वरी अबाउट इट। रिकॉइलिंग ऑफ द गन, सबसे मोस्ट फेवरेट, और आपके एग्जाम्पल में भी है, इतना फेवरेट क्वेश्चन है वो, अच्छे को गोली हुई है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी यूज में आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फॉर एवरी एक्टिंग फोर्स, यहां पे कौन सा आएगा? रिएक्शन फोर्स आएगा। कैसा फोर्स आएगा? रिएक्शन। इक्वल इन स्ट्रेंथ होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? एनटीएल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनटीएल, न्यूटन थर्ड लॉ। क्या कहते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ। आप देख सकते हैं पर्सन इज व्हाट? यूजिंग स्केटिंग यूज करके अपनी स्किल सिखा बता रहा है। तो व्हेन यू थ्रो अ बॉल यू क्रिएट अ एक्शन, यू क्रिएट अ एक्शन, और जैसे वो बॉल क्या करेगी? आपको रिएक्टिव फोर्स देगी। कैसा फोर्स देगी? रिएक्टिव। इसे नॉर्मली समझो, आपने बॉल के ऊपर क्या करा? बॉल को डाला, तो वो बॉल वापस आएगी कि नहीं आएगी? और यस और नो। तो आपने एक्शन किसके ऊपर लगाया था? बॉल के थ्रू बॉल, और यस और नो, तो बॉल ने वापस क्या लगाया? रिएक्शन फोर्स। फुटबॉल भी खेलते हैं ऐसे ऐसे करके, तो जैसे आपने फोर्स नीचे लगाया तो उसने फोर्स कहाँ लगाया? कैसा लगाया? इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये आ गया समझ में डियर? इसके आगे देखेंगे इनर्शियल और कौन सा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखो नाम से कुछ पता पड़ रहा है, थोड़ा समझें। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास। किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? ठीक है, जो मास पर डिपेंड नहीं करती है, जो सारी की सारी फ्रेम क्या कहलाएगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब यहां चीजों को समझो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपको मैंने ऊपर समझाया, क्या कहता है? सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन विच इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर मैं आपसे कहूं पहले जब कोलिजन नहीं हुआ था तो दोनों की वेलोसिटी कैसी रहेगी? इनिशियल। अरे यस और नो। मान लो ये कार ए है और ये कार बी है। कार ए का जो मास है वो एम ए है और कार बी का जो मास है वो क्या है? एम बी है। जब टक्कर नहीं हुई थी तो कार ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? यू ए है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल यू बी है। कॉलिजन हुआ, कॉलिजन हुआ तो क्या होगा? एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। अरे यस और नो। अब इसके बाद वेलोसिटी क्या है इसकी? वी ए, और इसकी क्या है? वी बी। तो फाइनल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी बी का आ गया। इन दोनों को क्या कह रहा है? बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन क्या थी आपकी? एम ए इंटू यू ए प्लस क्या आ जाएगा? एम बी इंटू यू बी, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम ए यू ए, और प्लस में कौन आ जाएगा? ये वी ए है, ध्यान रखना। क्या है? एम ए वी ए प्लस क्या आ जाएगा? एम बी और वी बी। कैसे? मैं बताता हूं। मान लीजिए 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, ठीक है, इन्होंने आगे वाली कार को टक्कर मार दी। तो मुझे बताइए जो इनकी आगे कार थी उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बट ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो मान लीजिए अगर ये 200 की स्पीड से जा रहे हैं, अपोजिट साइड लगे तो कम होगी। अपोजिट साइड कहाँ लगा? भाई ये पीछे पीछे ट्रैवल कर रहे हैं ना, देखो नहीं, ये आगे जा रहा है उसके पीछे ही तो जा रहा है। तो अगर ये टक्कर मारेगा तो ये 200 की स्पीड से तो कितना हो जाएगा? 300। अरे यस और नो, टक्कर मारेगा। और जो खुद ही किस पे था डियर स्टूडेंट? मैंने कहा पहले इसकी कितनी थी? एक की कितनी थी? 400, जो ये जा रहे थे, और सामने वाला कितने पे जा रहा था? 200। इसने टक्कर मारी, जिसने टक्कर मारी उसकी तो स्पीड कितनी कम हो गई? 100, और वो 100 किसको ट्रांसफर कर दी इसने? तो फाइनली रही कितनी? 600 ही रही। पहले भी कितनी थी? 600। पहले क्या था? एक 400 पे चल रहा था और एक 200 पे चल रहा था, और फाइनल में क्या हुआ? दोनों 300 पे चलने लगे टक्कर होने के बाद। वो अलग बात है, हम कौन से केस को कंसिडर नहीं करते, कितना बैंड हुआ, किसको ज्यादा टक्कर लगी, वो हम यहाँ पे कंसिडर करते नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? कितना वेलोसिटी का ट्रांसफर हुआ, किस टर्म्स में? मोमेंटम की टर्म्स में। किस टर्म्स में? अब यूं मत कह देना, छोटे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे, सर टक्कर लगी तो सर आगे वाली हेडलाइट टूट गई सर, उसका वजन कम हो गया, आगे जो सर बैरिकेड लगे थे वो नीचे गिर गए सर। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो जरूरी नहीं है हम उसको यहाँ पे कंसिडर करें। हम मास को क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी टक्कर होगी किसी से, क्या लगता है आपका वजन 5 किलोग्राम हो जाएगा? है मुश्किल से 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम में चेंज आएगा।
ठीक है, अगर आप पापड़ बन गए तो बात अलग है, फिर तो मास और मोमेंटम की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां सीधा बात करेंगे कांस्टेंट। क्या बात करेंगे? कांस्टेंट। रेस्ट इन पीस, यस और नो। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? किसी भी मोशन में हमेशा अगर कोई एक्शन हुआ है तो डेफिनेटली उसका क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। क्या आएगा? रिएक्शन। जैसे आपने एक्शन फोर्स लगाया किसी को एक रैपट, तो वो आपको एक दूसरी दे ही देगा। बिल्कुल, ठीक है। अगर वो गांधी जी का फॉलोअर तो यूं कहेगा एक गाल पे मारो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, ठीक है। पर आज की जनरेशन को देखते हुए लगता नहीं है। जैनजी, कौन सी जनरेशन है ये? जैनजी। और जैनजी कैसी है? एक पे मारेंगे तो डबल देंगे, ठीक है। हैं? खतरनाक सो रहा है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? अगर कोई बुलेट फायर करते हैं किसी गन से, मुझे बताओ कितने लोगों को गन चलाने आती है? बाप रे, इन दोनों को डाल दो जेल में। कितने लोगों ने पटाखों वाली को गन को यूज किया है? बस यही बात सुननी थी मुझे, ठीक है। रियल गन तो किसी ने यूज नहीं किया है। याद रखना, जब आप करते तो क्या होता है? बिफोर फायरिंग अ बुलेट, गन और बुलेट दोनों कौन सी कंडीशन में होती है? वेरी गुड, रेस्ट कंडीशन, बराबर। तो बताओ बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल 0, और गन की भी क्या होगी? बहुत बढ़िया। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। अब हमने क्या किया? फायर किया, तो गन कहां जाएगी? पीछे। बुलेट कहां जाएगी? आगे। ऐसा नहीं बुलेट पीछे चलेगी, ये आपकी दूसरी गन हो भयंकर तरीके वाली, ठीक है। ऐसे करके यूं मार रहे हो, क्या सुना? आप भी पीछे चले जाएंगे साथ झटका मार के, ठीक है। वो इसको जो अपने मूवी में बताते हैं ना, वो सब नकली है। ऐसे ऐसे करते हो। ओरिजिनल बेटा जो चलाता है ना, उसको पता है ऐसे हाथ नहीं रखा, झटका खा के हाथ में हड्डी टूट जाएगी, ध्यान, इतना पावर होता है उसमें जी। आप अगर ऐसा समझते हैं वो घोड़ा भी ऐसे चलाते कैसे, तो यहाँ शोल्डर मजबूत होना चाहिए, ऐसे करके पीछे थ्रस्ट लगाता है, इतना पावर होता है उसमें। और नॉर्मल जो गन चलाते हैं उसको पहले सिखाया जाता है शोल्डर वोल्डर बिल्कुल सीधा रखना है, फिर गोली चलाते हैं पूरा थ्रस्ट पीछे आएगा, तो एकदम हाथ मजबूत रखना पड़ता है। ये पता पड़ा गोली यहाँ से यहाँ खुद के अंदर ही घुस गई, है कि नहीं? है ना, नकली रोहित शर्मा गोली चलाने गया, पता चला उसी में घुस गई, कहाँ चलाने गए कहाँ निकल गई, ठीक है। ध्यान रखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ रहा है रिकॉइल वेलोसिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? रिकॉइल। रिकॉइल क्यों बोला? हमने बुलेट चलाई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और गन कहाँ आ रही है? रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा होता है? रिकॉइल वेलोसिटी। उसको क्या कहते हैं? V2। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, V2 बराबर हमने फॉर्मूला क्या लिखा? M1 V1 अपॉन क्या लिखा? M2। अरे यस सर, अब आप कह रहे थे सर वो सॉल्व करके दिखा तो पहले सॉल्व करके आपको समझा रहे ताकि आपको भी क्या पड़ जाए? रेस्ट इन पीस। यस और नो? देखिए ध्यान से, देखिए इधर M1 इंटू क्या है? U1, M2 इंटू क्या है? U2, विच इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। अब मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया था कि कोई गन है जिसमें बुलेट भी कैसे? रेस्ट, और गन भी कौन सी कंडीशन पे है? रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी गन और बुलेट की क्या है? तो बताओ, यहाँ 0 0 लिखूंगा, ये पूरा 0 हो गया। कितने लोग समझ में आ गया ये 0 कैसे हुआ? M की 0 लिख ही नहीं रहे, U1 0 तो 0 इंटू M1 क्या होगा? बन गए हीरो। U2 बराबर क्या होगा? और 0 इंटू M2 क्या होगा? और 0 प्लस 0 क्या होगा? ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नोबेल प्राइज की तरह, ठीक है। नोबेल प्राइज के जो टीचर आपके कहते हैं वैसा मैं कभी नहीं कहूँगा, ठीक है। तुम्हें खरीद सकते हैं, ये हम नहीं खरीद सकते किसी को, ठीक है। हम हमारी कैपेसिटी और औकात जानते हैं। ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? अब बताइए यहाँ क्या लिखूंगा मैं? M1 V1 और इधर क्या लिखूंगा? M2 V2। बताइए, बुलेट जिस स्पीड से गई है वो V1 और गन जिससे पीछे गई है वो कौन है? V2 है। और हमें जब भी ये पूछे रिकॉइल वेलोसिटी मतलब किसकी निकालनी है? गन। किसकी निकालनी है? गन। और यही क्वेश्चन बार बार घिस घिस के पूछा जाता है। तो M1 V1, ठीक है, ये M1 V1 तो बराबर क्या आ जाएगा? M2 V2 प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए? और अगर मैं आपसे कहूँ V2 निकालना है तो आप बोलेंगे सर माइनस M1 V1 और नीचे कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट? M2। यही तो हुआ। M1 जो लिखा है इधर V1 लिखा है, नीचे कौन आएगा? M2, क्योंकि निकालना कौन है? यस, ठीक है। ज़ेनजी के लिए ही आ गया सभी को समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया? बताओ, कोई भी गन में बुलेट फायर नहीं हुआ है तो गन की वेलोसिटी क्या होगी? वेरी गुड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, आया समझ में? तो एक तरफ तो पूरा क्या हो गया? 0, बचा कौन?
m1 v1 प्लस m2 v2, और v2 कौन है? रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी किसकी कहलाती है? वेरी गुड, गन की। तो गन की वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v2 बराबर m1 v1 अपॉन माइनस m2। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? तो आगे क्या साइन लग गया है? माइनस। कोई समस्या तो बताइए यहाँ कितने बच्चों को समझ में आ गया? अब न्यूमेरिकल उसी को समझ में आएगा जिसको ये समझ में आ गया। आगे देखिए यहाँ पे ये पूरा फ्लो चार्ट हो गया। तो कल का पूरा सेशन कैसा रहेगा? न्यूमेरिकल में चलेगा। आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? तो कल पूरा सेशन न्यूमेरिकल का रहेगा। आप एनसीईआरटी का अभी बैठकर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व करोगे? यस, सारे। और प्लीज कोशिश करिएगा, जो अगर मेरी बात को फॉलो करता है तो मेरा वही रिक्वेस्ट है कि पीछे के अनसॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ट्राई करना जो न्यूमेरिकल है। समझ में आई बात? तो आपका बेस काफी मजबूत होगा। और कल मैं सारे सॉल्व करूंगा नए क्वेश्चन। प्लीज कोशिश तो करिए एटलीस्ट। ओके, क्लासेस और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करते हैं नए चैप्टर को डिस्कस। आपका दिन शुभ रहे।